WWE के रोस्टर में हमेशा ऑब्वियसली वो सुपरस्टार्स रहते हैं जो कि सबके फेवरेट हैं, टॉप सुपरस्टार्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सुपरस्टार्स आते हैं जिनमें दुनिया भर की पोटेंशियल है, बट WWE उनके साथ चाहकर भी कुछ करती नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे करंट WWE रोस्टर के सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी पोटेंशियल पूरे तरीके से इस पॉइंट पे वेस्ट हो रही है। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉप 10 वीडियोस हम हर हफ्ते अब लेकर आएंगे रेसल इंडिया के ऊपर। मैं चाहता हूं हम नीचे कमेंट्स में जाके अपने टॉपिक्स कमेंट कर सकते हैं और अगर आपका टॉपिक पिक होगा तो आपको प्रॉपर शाउट आउट भी मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने प्लान कर दिए, तो हर हफ्ते आपके लिए एक नया जो है वो टॉप 10 का टॉपिक रेसल इंडिया लेकर आने वाला है। तो इसीलिए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हाइप भी कर देना वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नंबर 10 पे नाम आता है इस लिस्ट में रूसेव का। अब रूसेव ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा है जो WWE से AEW से वापस WWE में आया। वो अंड्राडे वाले कैरेक्टर में चले जाते हैं रूसेव। लेकिन रूसेव में पोटेंशियल है भाई बहुत ज्यादा, डिस्ट्रक्शन की, केओस की। हम जानते हैं कि वो प्राइम में नहीं है अब अपनी। ऐसा नहीं है कि रूसेव वही एग्जैक्टली चीज कर सकते हैं या फिर लोग उनके साथ वैसे रिलेट करेंगे जैसे जॉन सीना के सामने जब वो आए थे तब कर रहे थे। बट रूसेव को एटलीस्ट तुम किसी एक ऐसे एलिमेंट में तो डाल सकते हो जहां पे ऐसा लगे देख के कि रूसेव के साथ कुछ बढ़िया करा जा रहा है, कुछ अच्छा करा जा रहा है, क्योंकि उनमें पोटेंशियल पूरी अच्छे रेसलिंग मैचेस देने की। वो प्रोमो कट कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, उनको किसी के साथ टैग टीम में डाला जा सकता है, एटलीस्ट उनको मेंशन तो किया जा सकता है, यहाँ पे रोस्टर पे रखा तो जा सकता है अच्छे से। और वो WWE दूर दूर तक कर नहीं रही है। लिस्ट में नंबर 9 पे नाम आता है जो हेनरी का। और मुझे याद है कि अब तो ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना टाइम हो गया उस बात को जब मैंने जो हेनरी को इंटरव्यू किया था एक डिजिटल इंटरव्यू के अंदर। और आई नो कि जब वो रैंडी ऑर्टन के सामने आए थे और वो क्या मोमेंट बनी थी रेसलमेनिया की, तो जो हेनरी की तब से हाइप बहुत ज्यादा थी कि ये बंदा जब WWE में आएगा तो लोग काफी इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन ये बंदा आके क्या कर रहा है भाई, WWE ने इसके साथ बिल्कुल एक जॉबर वाला काम किया है कि ये बस आता है, गिटार बजाता है, फायर लोगन पॉल करके गाना बना दो। उसके बाद लोगन पॉल भी बेचारा इंजर्ड हो गया, अब डैन हाउजन के साथ लगा दो, कभी कभी कुछ करा लो, कभी कुछ करा लो। इस बंदे की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इस बंदे का खुद का कोई ऐसा स्टोरी लाइन नहीं है जिसके अंदर ये प्रोग्रेस करेगा, बिल्ड करेगा। एक मिड कार्ड स्टोरी लाइन के अंदर तो डाला ही जा सकता है जो हेनरी को। मैंने उनके कई सारे मैचेस देखे हैं, वो डिसेंट रेसलर हैं। ऑफ कोर्स कोई बहुत बढ़िया क्लासिक रेसलर नहीं है वो, लेकिन फिर भी भाई एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर लेके आते हैं। और WWE ने जिस तरीके से वो काम किया है ना उनके साथ, वो क्राउड का भी उतना ओवर हुआ ही नहीं है जो हेनरी के साथ, जितना एक्चुअली में TNA के अंदर था। और आई डोंट नो कि WWE अभी भी ऐसा सोचती है या फिर नहीं, लेकिन जब विंस थे तो ये जरूर सोचते थे वो कि भाई हमने जो क्रिएट करा उसी को ज्यादा पुश करेंगे। अब जो हेनरी TNA की या किसी और की क्रिएशन है तो हम नहीं चाहते कि वो हमारी कंपनी में एक पॉइंट से आगे बढ़े, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही बेकार चीज है। नंबर 8 पे नाम आता है लायरा वेलकीरिया का। और मुझे पता है कि इस पॉइंट पे लायरा के साथ एक नया कैरेक्टर जो है वो WWE टेस्ट कर रही है। लेकिन अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें जहां पे लायरा बेकी के साथ फ्यूड कर रही थी फॉर द विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और अगर अब मैं देखूं तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। भले ही उनका कैरेक्टर हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे फीचर हो रहा है, लेकिन वो कहीं लीड नहीं कर रहा और वो लायरा की पोटेंशियल नहीं है। इसको तो इसीलिए बनाया गया था कि बेली चली गई, उस चक्कर में लायरा परेशान होती फिर रही है भाई, घूम रही है इधर उधर। लेकिन वो जो बेकी लिंच वाली फ्यूड थी, आई थिंक कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो मिड कार्ड का पीक हो चुका है लायरा वेलकीरिया का। उससे ऊपर WWE बढ़ाने नहीं वाली उनको। और जो पोटेंशियल है ना लायरा की अच्छे मैचेस देने की, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले मैचेस में बिलोंग करती हैं। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं मैं बोलूंगा आगे कि लायरा को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो है पूरे सिनेरियो में डाल दो, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां पे बेकी लिंच, स्टेफनी वकेर, लिव मॉर्गन अभी इस पॉइंट पर हैं। लेकिन जो करंटली उनके साथ चल रहा है ये तो बेड़ा गर्क की लग रहा है, कहीं वो उनका कैरेक्टर जो है आगे बढ़ नहीं रहा है। नंबर 7 पे लिस्ट में आते हैं जॉनी गारगानो। और अभी कुछ टाइम पहले रूमर्स आने स्टार्ट हुए थे कि जॉनी गारगानो शायद WWE छोड़कर चले गए हैं। फिर उसको फेक न्यूज की तरह डीबंक करा गया कि नहीं भाई, हमेशा से ही उनके ट्विटर के बायो में जो है वो WWE का कहीं नामो निशान नहीं था, तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर ये चीज नहीं है सच और वो ऑलरेडी नहीं चलेगा इस कंपनी से, तो फिर भी क्या हो रहा भाई जॉनी गारगानो के साथ। अगर मैं जॉनी गारगानो होता इस पॉइंट पे भाई, तो अपने पूरे दोनों हाथ दोनों पैर सब लेके ऑलरेडी निकल चुका होता है, बिकॉज
आखिर ये हो क्या रहा है। एक पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि शायद सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में जॉनी गारगानो की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं जॉनी गारगानो उठेंगे, उस चीज को रिवील करा जाएगा, वो वापस लड़ेंगे। लेकिन जॉनी गारगानो को तो वैसे भाई एलिगेटर बना दिया, क्रोकोडाइल बना दिया, जो पड़ा रहेगा बस एक पॉइंट पे, तो उसका क्या काम, वो तो कोई भी और कर लेगा। और उसके हिसाब से जॉनी गारगानो जैसा कमाल का रेसलर कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहा है और उल्टा बेइज्जती अलग से हो रही है भाई। तो ये चीज तो डेफिनेटली है। और हम उनकी पोटेंशियल की बात तो ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज हमने देखा ही है पिछले सालों में कि व्हाट कैन एक्चुअली जॉनी गारगानो डू। नंबर 6 पे भी एक और ऐसा नाम आता है जो कोडी रोड्स का बहुत अच्छा दोस्त है और उसको AEW से WWE में लेकर आए, द एब्सोल्यूट रिकी स्टार्क्स या रिकी सेंट्स। अब NXT से जब बंदा स्मैकडाउन पे आया तो सबको ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली WWE कॉल अप कर रही है NXT के लोगों को और कुछ करा जाएगा रिकी सेंट्स के साथ। लेकिन आया ये बंदा, 2-3 मैचेस लड़ा, कोडी रोड्स के साथ इसको सीधा मैच दे दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया, अब ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज स्मैकडाउन अब 2 घंटे की हो चुकी है और सबके लिए जगह नहीं बनती। और अगर मैं वो कॉर्पोरेट आंसर देना हो तो मैं यही दूंगा कि रिकी सेंट्स के लिए तो जगह नहीं बन रही। लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर आए थे वो मोमेंटम बिल्कुल गिरा दिया और अब उनकी पोटेंशियल के आसपास क्या, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर सही से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए, इसको पुश करना चाहिए। मिड कार्ड से भी ऊपर का बंदा अगर सही से इसको फीचर करा जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। नंबर 5 पे लिस्ट में ये नाम कभी आएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये करंटली एज इट स्टैंड्स इस लिस्ट के अंदर है, एंड दैट इज द मिज। अब ये ऑसम वाली चीजें तो चली गई भाई, डैनियल ब्रायन चले गए, वो फ्यूड चली गई जॉन सीना के साथ, इस बंदे ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट कराया, मिज इज अ ग्रैंड स्लैम चैंपियन। लेकिन द मिज इज नाउ ओनली अ जोक। और बिहाइंड द सीन्स जो डैन हाउजन के साथ चल रहा था, उसके बाद तो मिज क्या ही कर रहा है, उनकी कहीं पे आसपास कोई पूछता भी नहीं है कि मिज आखिर चल क्या रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मिज को इस चीज से प्रॉब्लम है, बिकॉज वो इतने लॉन्ग सर्वेंट हैं WWE के कि ही इज जस्ट हैप्पी टू बी देयर, और वो एक ऑल टाइमर हो चुके हैं उस कंपनी के लिए, वो अलग अलग वेज में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करी जाए, मिज जो एक्चुअली में कर सकते हैं, अगर कॉमेडी में भी उनको डालना है ना तो उसको एक अगले लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इज अ ग्रेट प्रोमो, लेकिन वो सब उनकी तरफ से हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, तो मेरे हिसाब से उनके साथ भी बेटर होना चाहिए। नंबर 4 से लिस्ट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और यहाँ पे आता है नाम बेली का। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार बेली तो WWE में दिख ही नहीं रही, और ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? रिसेंटली उनको शायद रॉ में मेंशन भी किया गया था, मे बी वो वापस आ जाएंगी। लेकिन बेली एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यार अब इनका फाइनली कैरेक्टर चेंज हुआ है। वो बेली जो खुशी खुशी से कूदती फिरती थी, गले मिलती थी सबको, हगर सेक्शन आता था, वो सब चला गया है, एक नया एलिमेंट आ गया है। और तब से बेली का मैं सोच ही रहा हूँ कि कब करेंगे, लेकिन वो एक सिंगल इंडिविजुअल पुश आज तक भी बेली को दिया नहीं गया है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है। या तो बेली हमेशा अपने आप को मिड कार्ड में ही जो है वो घूमती फिरती रह जाती हैं, या फिर टैग टीम में डाल दिया जाता है, फिर वो टैग टीम स्प्लिट हो जाती है, जो लायरा के साथ हुआ सीन। तो आई होप कि बेली अगर वापस आकर रिन्यू कर चुकी है अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली WWE हैज बेटर थिंग्स फॉर हर। नंबर 3 पे लिस्ट में आता है एक ऐसा नाम जो कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं बहुत एक्चुअली कि ये नाम इस लिस्ट में है, एंड दैट इज डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। बिकॉज अगर इस पॉइंट पे मैं आके बोलूं कि उनको उनकी पूरी पोटेंशियल पे यूज नहीं करा तो ये गलत होगा बोलना, बिकॉज WWE ने जो किया है अभी तक पिछले पास्ट में डोमिनिक के साथ, वो तो ऑफकोर्स उनके पोटेंशियल से भी ऊपर जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अभी जो चल रहा है ये बिल्कुल ही हॉरिबल है भाई। डोमिनिक मिस्टीरियो की कोई डायरेक्शन ही नहीं रह गई है। AAA में जो उनकी प्रेजेंटेशन है वर्सेस मंडे नाइट रॉ पे जो प्रेजेंटेशन है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। और अगर उसको इतना ही फर्क रखना है ना, तो मैं बोलूंगा कि रॉ पे उनकी AAA चैंपियनशिप को कैरी मत करके लाओ भाई। उसका फायदा क्या हो रहा है? बिकॉज डोमिनिक की जो वैल्यू है, जो स्टॉक है, वो नीचे गिरता जा रहा है। और ये रूमर्स भी आ रहे थे कि शायद वो अपने क्रिएटिव से खुश नहीं है WWE में, तो ऑफकोर्स वो किस पोटेंशियल तक जा सकते हैं। वो चेस बन सकती थी कि वो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप डोमिनिक मिस्टीरियो के कंधे पे कब आएगी, तो बहुत कुछ किया जा सकता था भाई डोमिनिक के साथ। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि ग्राफ उल्टा नीचे की तरफ ही जा रहा है। नंबर 2 पे अब चलते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली में 2 लोगों का नाम टाई अप है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये दोनों बंदे इस लिस्ट में हैं, लेकिन अब जब तक मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो एक बंदा WWE ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है, जो मेरा पॉइंट सही से प्रूव करता है। तो हम एक की बात करेंगे, बट ये 2 नाम है, कार्मेलो हेज एंड इलिया ड्रैगनोव। तो इलिया ड्रैगनोव
तो WWE से चले गए हैं भाई, और उनको रियलाइज हो चुका था कि मेरे साथ ये लोग कुछ नहीं करने वाले। और फिर रूमर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं कि भाई WWE नंबर्स देखती है, इल्या ड्रैगनॉफ के नंबर नहीं थे अच्छे, उनको कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए उनको यूज नहीं कर रहे। भाई यूज ही नहीं करोगे तो कोई देखेगा कैसे? कब था आखिरी एक ऐसी फ्यूड जो इल्या ड्रैगनॉफ में कोई इंटरेस्ट बनाती? WWE ने क्या एक्चुअली में कभी मेहनत करी? नहीं करी। और कार्मेलो हेज के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। जस्ट बिकॉज हम बॉस्टन में थे और कार्मेलो हेज का होम टाउन है, तो उनको एक मैच मिल गया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लेकिन अब जैसे उनके होम टाउन से हम बाहर आ गए, कार्मेलो हेज का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो वहीं ट्रिक विलियम्स और बैरन कॉर्बिन के बीच में फंसे रह जाएंगे। जबकि बैरन कॉर्बिन जैसा बंदा आते ही यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को कैप्चर कर लेता है, वो भी ट्रिक विलियम्स से। और दूसरी तरफ रिकी सेंट्स और कार्मेलो हेज और इल्या ड्रैगनॉफ जैसे बंदे, इनके लिए WWE के पास कुछ नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वेस्ट करी जा रही है, स्पेशली कार्मेलो हेज की और इल्या ड्रैगनॉफ की। वो तो कहीं और जाके अपनी पोटेंशियल दिखाएंगे, बट कार्मेलो हेज के लिए कोई प्लान यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन नंबर 1 पे तो एक ही नाम रहेगा, और मुझे लगता है सदी भर में WWE की इसी लिस्ट में रह जाएगा, इसी टॉपिक के अंदर हमेशा इसका नाम लेते रहेंगे। एंड नाउ इट इज गेटिंग टू अ बॉइलिंग पॉइंट, और ये नाम है फिन बैलर। अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो बंदा जीत के एक बार रिलैंक्विश क्या कर गया अपने करियर में, उसको कभी ये पहुंचाएंगे ही नहीं भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप तक। और वर्ल्ड चैंपियनशिप तक तो ले जाने की भाई दूर की बात है, इसको जजमेंट डे से ब्रेकअप करके रॉ से स्मैकडाउन पे लेके आए कि फाइनली फिन बैलर को उनका इंडिविजुअल रन मिलेगा, राइट? ये सब होगा। कहाँ है वो सब? बिल्कुल हमें कुछ नहीं देखने को मिला। एक भी ऐसी स्टोरी नहीं है जहां पे फिन बैलर लगता है कि कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे पहुंचेंगे। जब नंबर 1 कंटेंडर का मैच आता है तो फिन बैलर पिन हो जाते हैं, जब कुछ और होता है तो पिस जाते हैं उस चीज के अंदर। लेकिन ही इज नेवर द वन जो क्वालिफाई करेगा या टूर्नामेंट जीतेगा या फिर नंबर 1 कंटेंडर बनेगा या मनी इन द बैंक जीतेगा। तो वो चीज कब होगी? और फिन बैलर की इस पॉइंट पे पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उनके कोई 10 साल बचे हैं भाई अभी भी रेसलिंग करियर के अंदर। इस हिसाब से में भी बचे हो, बिकॉज उनसे कराते ही क्या है। लेकिन अगर फिन बैलर को एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं देती है WWE, इट इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर एक क्रिएटिव टीम के एंड से अगर मैं बात करूं, क्योंकि उस बंदे को अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ हर कोई देखना चाहता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई नाम मैंने मिस किया है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप डिसएग्री या कुछ आपका अलग ओपिनियन है इन नामों में किसी पे भी, तो आप लोग वो भी मुझे जरूर शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।